हेलो अचीवर्स, मैं हूं प्रभात कुमार बेहरा, तुम्हारे केमिस्ट्री टीचर। जैसे हम असर्शन रीजन सीरीज में एक एक चैप्टर का कुछ कुछ वीडियो बना रहे हैं, और आज का जो चैप्टर है दैट इज द वेरी फर्स्ट चैप्टर इन क्लास 11, दैट इज सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। और उन चैप्टर में जैसे काफ़ी सारे टॉपिक्स है, तो उन टॉपिक्स को हम दो पार्ट में डिवाइड किया है। और आज का जो क्लास है, आज के क्लास में हम कुछ टॉपिक्स को सिलेक्ट किए हैं, तो उसमें तुम लोग देख सकते हो। तो कौन कौन सी टॉपिक्स है? डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, देन परसेंटेज कंपोजिशन एंड एम्पिरिकल फार्मूला, देन मोल कॉन्सेप्ट। इन टॉपिक्स को लेके हमने कितने क्वेश्चन तैयार किया है? 20 क्वेश्चन तैयार किया है। तो आजकल जो असर्शन रीजन सीरीज है उसमें 20 क्वेश्चन इन चारों टॉपिक के ऊपर मेनली बेस किया है। ठीक, तो अब चलो फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। असर्शन, वन एटॉमिक मास यूनिट, जिसको हम एएमयू बोलते हैं, is defined as 1/12 for the mass of one carbon 12 atom। ये तो सही है। एक कार्बन एटम का 1/12 पार्ट जो लेते हैं दैट इज नोन एज द एएमयू, एटॉमिक मास यूनिट। बिल्कुल असर्शन सही है। कार्बन 12 आइसोटोप इज द मोस्ट अबंडेंट आइसोटोप ऑफ कार्बन एंड हैज बीन चूजन एज द स्टैंडर्ड। ये भी सही है। कार्बन जो 12 है, कार्बन के जैसे डिफरेंट आइसोटोप होता है, कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तो यहाँ पे हमने किसको लिया है? कार्बन 12 आइसोटोप को लिया है। ये सही है, बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इसका मतलब ऑप्शन आ गया बी। ओके, बोथ ए एंड आर करेक्ट, बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ओके, ऑप्शन बी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर ऑलवेज आइडेंटिकल इन शेप, साइज एंड मास। Atoms of an element are always identical in shape, size and mass। ये सही है क्या? अगर हम आइसोटोप की बात कर रहे हैं तो आइसोटोप में क्या होता है? एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट बट डिफरेंट मास। तो इसका मतलब असर्शन जो है दैट इज रॉन्ग। नेक्स्ट, एटम्स रिटेन देयर आइडेंटिटी इन ऑल केमिकल रिएक्शन। ये सही है। जो भी एटम है, एक पार्ट से या एक कॉम्बिनेशन होता है या कोई भी चेंजेस होता है, लेकिन उसका जो प्रॉपर्टी है, उसका जो कैरेक्टर है, वो कैरेक्टर में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है एटम्स रिटेन देयर आइडेंटिटी इन ऑल केमिकल रिएक्शन, ये सही है। असर्शन रॉन्ग है और रीजन सही है। तो असर्शन इज रॉन्ग बट रीजन इज करेक्ट। तो ऑप्शन क्या आ गया? डी ऑप्शन आ गया। ठीक, ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। इंपिरिकल फॉर्मूला बेंजीन इज CH। अच्छा बता, इंपिरिकल फॉर्मूला होता क्या है? इंपिरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स। इंपिरिकल फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम्स। तो बेंजीन का जो फॉर्मूला है दैट इज C6H6। तो सिंपलेस्ट रेशियो जो होगा वो CH है। ये सही है। अब रीजन देखते हैं। मॉलिक्यूलर मास ऑफ बेंजीन इज 178 यूनिट। ये सही है। देयरफॉर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बेंजीन विल बी C6H6। हमें एक पता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास डिवाइडेड बाय इंपिरिकल फॉर्मूला मास that is equal to x। तो इंपिरिकल फॉर्मूला x, दैट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो यहाँ इंपिरिकल फॉर्मूला CH, और यहाँ पे जो x का वैल्यू होगा 178/13, दैट इज 6। तो CH6 दैट इज C6H6। तो इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे असर्शन सही है, रीजन सही है, और उससे करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो ऑप्शन क्या आ गया? ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए आ गया क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि असर्शन रीजन दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट। ध्यान से देखो क्या लिखा? मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और ए कंपाउंड दैट कैन हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। एलिमेंट का जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है एटम होता है, ना कि मॉलिक्यूल होता है, और कंपाउंड का मॉलिक्यूल होता है। इसका मतलब अगर ये एलिमेंट यहाँ पे नहीं लिखा होता तो फिर सही होता है। एलिमेंट की वजह से असर्शन जो है वो गलत हो गया। तो इसका मतलब असर्शन इज रॉन्ग। द मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर व्हिच कैन टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे भी गलत हो गया। क्यों? क्योंकि एक मैटर का सबसे जो स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है, एटम होता है, जो कि केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है, और एटम जो होता है मॉलिक्यूल से छोटा होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया? असर्शन गलत हुआ, रीजन भी गलत हुआ, और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है।
ठीक है, assertion अगर दोनों गलत हो फिर करेक्ट एक्सप्लेनेशन की कहां पर बात आएगी। तो इसका मतलब assertion इज फॉल्स एंड रीजन इज फॉल्स। तो इस हिसाब से ऑप्शन क्या आ गया, यहाँ पे सी आ गया। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, assertion empirical formula of glucose and acetic acid are same, that means CH2O. So what is the empirical formula of glucose? C6H12O6। तो empirical formula हो जाएगा CH2O। अब एसिटिक एसिड है CH3COOH और इसको लिख सकते हैं C2H4O2। तो इसका भी empirical formula क्या आ गया, CH2O। तो बिल्कुल सही है, इंपिरिकल फार्मूला ग्लूकोज एंड एसिटिक एसिड आर सेम, दैट इज CH2। असर्शन इज करेक्ट। अब रीजन मॉलिक्यूलर मास ऑफ एसिटिक एसिड एंड ग्लूकोज विल बी सेम, ये गलत हो गया, सामने लिखा हुआ है। देखो इंपिरिकल फार्मूला जो होता है दैट इज सिंपलेस्ट रेशियो। सिंपलेस्ट रेशियो तो कुछ भी हो सकता है, बट एग्जैक्ट जो होता है वो उसके साथ बराबर नहीं होगा। तो एग्जैक्ट जो है दैट इज ग्लूकोज का C6H12O6 और एसिटिक एसिड का CH3COOH। तो इसका मतलब असर्शन इज करेक्ट एंड रीजन इज इनकरेक्ट। तो ऑप्शन यहाँ पे सी है। स्टूडेंट देखो कहीं पे ऑप्शन में सी में लिखा है यहाँ पे असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स, कहीं कहीं पे लिखा है असर्शन रीजन दोनों फॉल्स है। तो ये चीज तुम्हें ध्यान से देखना है, ये नहीं कि ये यू नीड नॉट टू टेक इट ग्रांटेड कि जो ऑप्शन ए है उसका मीनिंग यही है, बी में यही ऑप्शन दिया होगा। हमेशा जो चारों ऑप्शन को ध्यान से पढ़ के फिर आंसर को मार्क करना। ठीक है स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, knowing the empirical formula weight of a compound its molar mass can be known। अभी तो हम देख रहे थे empirical formula ग्लूकोज का CH2O, एसिडिक एसिड है CH2O, बट उससे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला या मॉलिक्यूलर मास निकाल सकते हैं क्या, नहीं निकाल सकते। बट यहाँ पे क्या दिया है, knowing the empirical formula weight of a compound its molar mass can be known, ये गलत हो गया। तो assertion is wrong। empirical formula represent the elements of a compound in simplest whole number ratio, ये सही है। assertion is correct and reason is incorrect। तो assertion is true, sorry assertion is incorrect but reason is correct। तो ऑप्शन क्या आ गया, डी आ गया। assertion is false but reason is true। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर क्या आ गया, डी। अब चलो नेक्स्ट, assertion atoms always combine in a simple and fixed ratio to form compounds। अगर हम सुक्रोज की बात करें, सुक्रोज इज C12H22O11। अब बताओ स्टूडेंट्स ये सिंपलेस्ट रेशियो है क्या, 12:22:11, ये गलत हो गया। तो एटम्स ऑलवेज कंबाइन, ये गलत हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब असर्शन इज इनकरेक्ट। मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन ए रिएक्शन, ये सही है। असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट। तो इसका मतलब क्या आ गया, ऑप्शन सी, क्वेश्चन 7 का ऑप्शन सी। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, प्योर वाटर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया ऑलवेज कंटेन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन द रेशियो बाय मास 1:8। ठीक है, जो रेशियो है 1:8 है। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो H2O का फॉर्मूला है दिस, तो मास जो होगा 2:16, दैट इज 1:8, ये बिल्कुल सही है। और ये जो दिया है यहाँ पे जो डेटा दिया है, तो दिस इज कमिंग फ्रॉम द लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनाइट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट डेफिनाइट प्रोपोर्शन क्या बता रहा है, व्हाटएवर मे बी द सोर्स द सेम कंपाउंड ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स इन अ फिक्स्ड रेशियो बाय मास। तो इसका मतलब असर्शन यहाँ पे सही है, बट यहाँ पे कहते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स ड्यूरिंग केमिकल चेंज इज ऑलवेज द सेम। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट ड्यूरिंग केमिकल चेंज ऑलवेज सेम, ये भी सही है, बट उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या, नहीं है। ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होता, अगर यहाँ पे लिखा होता इट इज एक्सप्लेन्ड बाय द लॉ ऑफ कांस्टेंट और डेफिनाइट प्रोपोर्शन, तो फिर सही होता। तो इसका मतलब असर्शन रीजन दोनों सही है बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ऑप्शन बी आ गया। नेक्स्ट 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन, तो मीथेन का फॉर्मूला क्या है, CH4, तो मास कितना है 16 ग्राम। ठीक, तो 1.6 ग्राम मीन्स कितना मोल्स होगा, नंबर ऑफ मोल्स दैट इज 0.1 मोल। मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स है, कार्बन में 6 और हाइड्रोजन में 1, मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर 0.1 मोल हुआ
तो कितने मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा 0.1 इंटू 10 दैट इज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स कितने हो जाएंगे 6.022 1023 इलेक्ट्रॉन्स। बिल्कुल सही है, आश्वासन सही है। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 cc दैट मीन्स 1 मिलीलीटर ऑफ गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर, ये गलत हो गया। एसटीपी में 1 मोल ऑफ एनी गैस contains or possesses 22.7 लीटर। 1 मोल 22.7 लीटर, ठीक। तो 1 मोल मीन्स कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, तो एवोगाड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। ये अगर लिखा होता नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 22.7 लीटर ऑफ 7 लीटर गैस एट एसटीपी इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर, वो सही होता। यहाँ पे 1 मिलीलीटर दिया है जो कि गलत हो गया। तो असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स। तो ऑप्शन क्या आ गया यहाँ पे, ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, both 12 gram of carbon and 27 gram of aluminum contain 6.022 और 023 into 10 to the power 23 atoms। कार्बन का मास कितना है बताओ, कार्बन है 12 ग्राम एटॉमिक मास, एल्यूमिनियम है 27 ग्राम। इसका मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन 1 मोल एंड 27 ग्राम ऑफ कार्बन दैट इज आल्सो 1 मोल। 1 मोल मींस कितने एटम्स होंगे, एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स 6.022 10 to the power 23 नंबर ऑफ एटम्स। बिल्कुल सही असर्शन। रीजन क्या दिया है, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स, ये भी सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। क्यों करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि ऊपर जो दिया है उसका रीजन वही है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए आ गया, जो कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए असर्शन। नेक्स्ट 11, equal volume of all gases contain equal number of atoms at constant temperature and pressure। एवोगाड्रोस लॉ क्या बता रहा है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर मॉलिक्यूल्स, ना कि एटम है। सपोज हम बात कर रहे हैं नियन गैस की, नियन गैस 1 मोल, ठीक है, और इक्वल वॉल्यूम होगा। नियन गैस में एटोमिसिटी 1 है, ऑक्सीजन गैस एटोमिसिटी 2 है, ओजोन एटोमिसिटी 3 है, फास्फोरस एटोमिसिटी 4 है। तो फिर नंबर ऑफ एटम्स बराबर नहीं होगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा बराबर होगा। सो एवोगाड्रोस लॉ क्या बता रहा है, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो असर्शन इज रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे एटम्स लिखा हुआ है मॉलिक्यूल के जगह पे। इन 1 ग्राम एटम, 1 ग्राम एटम मीन्स 1 मोल, 1 ग्राम मॉलिक्यूल मीन्स 1 मोल, 1 ग्राम आयन मीन्स 1 मोल। इन 1 ग्राम एटम ऑफ ऑल एलिमेंट there is 6.022 10 और 23, 1 मोल में 6.022 10 और 23, ठीक है। तो इसका मतलब असर्शन इज इनकरेक्ट और फॉल्स, रीजन इज ट्रू। तो ऑप्शन क्या आ गया यहाँ पे, सी। नेक्स्ट देखो असर्शन, एलिमेंट एंड कंपाउंड आर द एग्जांपल्स ऑफ प्योर सब्सटेंसेस। सही है, प्योर सब्सटेंस में एलिमेंट भी आते हैं और कंपाउंड भी आते हैं। असर्शन इज करेक्ट। रीजन, एलिमेंट एंड कंपाउंड्स कंटेन मोर देन 1 काइंड ऑफ एटम्स, ये गलत हो गया। कंपाउंड में क्या होता है, मोर देन 1 काइंड ऑफ एटम होता है। H2O हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन है। तो इसमें क्या है, कंपाउंड में मोर देन 1 काइंड ऑफ एटम होता है, बट एलिमेंट में मोर देन 1 काइंड ऑफ एटम नहीं होता। एलिमेंट में हमेशा एक ही टाइप का एटम होता है। तो इसका मतलब असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज इनकरेक्ट, दैट इज सी। स्टूडेंट देख रहे हो, जो एबीसीडी ऑप्शन है हर क्वेश्चन में अलग अलग ऑप्शन में दिया हुआ है, तो इसलिए आपको केयरफुल रहना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, नियन 20 एंड नियन 22 आर आइसोटोन्स। तो आइसोटोन क्या होता है, आइसोटोन होता है एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विथ सेम नंबर न्यूट्रॉन। आइसोटोन एन है, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, तो यहाँ पे क्या दिया, नियन दोनों सेम है, दोनों सेम एलिमेंट है बट मास डिफरेंट है, तो आइसोटोप हो गया। दोनों क्या हो गया, आइसोटोप हो गए, ठीक है। तो नेक्स्ट रीजन, नोबेल गैसेस डू नॉट एग्जिस्ट एज आइसोटोप्स आज, इसका मतलब ये गलत हो गया, आइसोटोप तो नहीं होंगे, आइसोटोप होंगे। नोबेल गैसेस डू नॉट एग्जिस्ट एज आइसोटोप्स एज दे आर नॉट रिएक्टिव। तो रिएक्टिव नहीं होंगे जिसकी वजह से आइसोटोप नहीं होगा, इसमें तो कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। तो क्या होगा, नोबेल गैसेस में भी आइसोटोप्स होते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, असर्शन एंड रीजन बोथ आर इनकरेक्ट, दैट इज डी। नेक्स्ट, एटॉमिक मास हैज नो यूनिट बट एक्सप्रेस्ड इन AMU, ठीक है। एटॉमिक मास हैज
नो यूनिट बट एक्सप्रेस इन एएमयू, ठीक है। तो एटम मास एएमयू में एक्सप्रेस किया जाता है। इट इज द एवरेज मास ऑफ एन एटम टेकिंग केयर ऑफ रिलेटिव अबंडेंस ऑफ ऑल इट्स पॉसिबल। तो एटम मास जो होता है इसको लिखते हैं हम लोग, कैसे लिखते हैं, एवरेज एटम मास दैट इज द सम ऑफ isotopic mass, sum of isotopic mass into percentage abundance, इसका मतलब क्या हुआ, assertion is correct and reason is correct and that is also the correct explanation, okay। तो इसका मतलब ऑप्शन ए आ गया। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, द बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास, ये सही है, इसमें बताने की जरूरत नहीं, तो सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, ये भी सही है, और वही है जिसके वजह से इन ऑर्डर टू प्रूव द लॉ ऑफ कंजर्वेशन मास द केमिकल इक्वेशंस नीड्स टू बी बैलेंस्ड, इसका मतलब असर्शन रीजन दोनों सही है और उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए ऑप्शन आ गया। नेक्स्ट, molecular weight of a compound is 44 if its vapor density is 22। अच्छा, तो vapor density क्या होता है स्टूडेंट्स, vapor density होता है इट इज द रेशियो ऑफ molecular mass to mass of हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसका मतलब होगा मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो molecular mass इक्वल टू vapor density into 2। तो अगर vapor density 22 है तो molecular mass 44 होगा, बिल्कुल सही है। vapor density इक्वल टू vapor density into 2 इक्वल टू molecular weight इक्वल टू 2 into vapor density, ये भी सही है। इसका मतलब क्या हुआ, assertion is correct, reason is correct, उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी वही है, तो ऑप्शन इज ए। स्टूडेंट समझ आया। अच्छा, नेक्स्ट, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2, ऑक्सीजन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, O2, तो एटॉमिसिटी कितना हो गया, 2, सही है। 1 मोल ऑफ एन एलिमेंट कंटेन्स 6.022 एटम्स, ये भी सही है, बट ये दोनों के बीच में कोई लिंक नहीं है, दैट इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होता, एटॉमिसिटी ऑफ ऑक्सीजन इज 2 एज द मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन कंटेन्स 2 एटम्स, तो इसका मतलब असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज करेक्ट, बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 17 ऑप्शन क्या आ गया, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, इन CO कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल 12 parts by mass of कार्बन मोनोऑक्साइड, तो 12 parts by mass of कार्बन कंबाइंड विथ 16 parts by mass of ऑक्सीजन, तो इसमें 12 और ये 16, और CO2 में क्या होगा, ये 12 और ये 32, ठीक। तो अब देखो बाय मास ऑफ ऑक्सीजन, बिल्कुल सही है, तो इसका मतलब क्या है, द फिक्स्ड मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइंस विथ डिफरेंट मास ऑफ अदर एलिमेंट, दिस इज नथिंग बट द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे कहते हैं अबव एग्जांपल इलस्ट्रेट्स द लॉ ऑफ डेफिनाइट प्रोपोर्शन, ये गलत हो गया, अगर मल्टीपल प्रोपोर्शन होता तो फिर सही होता। तो इसका मतलब क्या हुआ, असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज इनकरेक्ट, दैट इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, द रेशियो बाय वॉल्यूम ऑफ गैसियस रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज इन एग्रीमेंट विथ देयर मोलर रेशियो, मीन्स ये बोल रहा है जो मोलर रेशियो, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स का जो रेशियो होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू देयर वॉल्यूम, सो V1 by V2 इक्वल टू N1 by N2, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, द रेशियो बाय वॉल्यूम ऑफ द गैसेस रिएक्टेंट्स V1 by V2 एंड प्रोडक्ट्स इज इन एग्रीमेंट विद देयर मोलर रेशियो, तो मोल्स का रेशियो बिल्कुल सही है, दैट इज एवोगाड्रोस लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक। अच्छा, तो उसके बाद नेक्स्ट, वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, देखो सामने इक्वेशन में क्या लिखा है, वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नंबर ऑफ मोल्स, ये क्या दिया है, वॉल्यूम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, इसका मतलब क्या हुआ, असर्शन इज करेक्ट, रीजन इज फॉल्स, ऑप्शन सी आ गया। चलो अब धीरे धीरे हम लास्ट क्वेश्चन में पहुंच गए। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है, N2H4 जिसका नाम है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन में कितना मास दिया है, तो मास दिया है 8 ग्राम, तो नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा, 8/32, दैट इज 0.25 मोल, और इसका कितना दिया है नंबर ऑफ मोल्स, वाटर का 6/18,
तो कितना है ये 1/3 मोल, 1/3 मोल। तो ये दिया है 8 ग्राम ऑफ N2H4 हैज लेसर एटम्स देन 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब देखते हैं तो इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एटम कितने हैं 6, दैट इज अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे 1.5 होंगे। तो इसमें कितने हैं वाटर में 3, दैट इज 1। तो इसका मतलब नंबर ऑफ एटम्स किसमें ज्यादा होंगे, नंबर ऑफ एटम हाइड्रोजन में ज्यादा होंगे, क्योंकि 1.5 मोल ऑफ एटम आ रहा है। क्योंकि देखो नंबर ऑफ मोल्स कितना आ गया 0.25 मॉलिक्यूल्स है, एटम कितना है 1 मोल में या 1 मॉलिक्यूल में 6 एटम्स है हाइड्रोजन का। हाइड्रोजन 6 अगर एटम्स है, टोटल नंबर कितना हो गया 0.25 इंटू 6 दैट इज 1.5 मोल ऑफ एटम, दैट इज 1.5 इंटू एवोगाड्रो नंबर। अगर यहाँ पे वाटर की बात देखा जाए 6 ग्राम 18, तो 1/3 मोल्स दैट इज 1/3 इंटू 3 दैट इज 1 मोल। ये पॉइंट समझ है, ठीक है। तो ये आ गया असर्शन इज इनकरेक्ट। N2H4 हैज मोर एटम्स पर मॉलिक्यूल देन वाटर, ये भी सही है, ये सही है, मतलब असर्शन हो गया गलत, रीजन हो गया सही। तो ऑप्शन इज सी, ऑप्शन इज सी। फ्रेंड समझ है, ठीक है। असर्शन इज फॉल्स, अच्छा असर्शन इज ट्रू। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन में देखो, ऑप्शन हर जगह ऑप्शन में अलग अलग दे रहा है। तो पिछले क्वेश्चन में सी था, बट यहाँ पे असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ठीक है। तो इसका मतलब ऑप्शन डी आ गया। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे हिसाब से ये जो 20 क्वेश्चन है, हमने जैसे कुछ क्वेश्चन कलेक्ट करके लिया था डिफरेंट सोर्स से, तो ये दिस विल बी डेफिनेटली हेल्पफुल टू यू। और चाहो तो किसी ने अगर आंसर की नोट नहीं किया फटाफट इसका नोट कर लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। स्टूडेंट ये रहा फर्स्ट पार्ट, जैसे हमने इसमें 4 टॉपिक लिया था, और जो सेकेंड पार्ट ये भी नेक्स्ट वीडियो में आने वाला है, इसमें भी 20 क्वेश्चन होंगे। तो उसमें कौन कौन सी टॉपिक होगा बताया था, कॉन्सेंट्रेशन यूनिट, लिमिटिंग रीजन, स्टोइशियोमेट्री और इडियोमेट्री, ये सारे टॉपिक को लेके 20 क्वेश्चन फिर दोबारा लेके आ रहा हूँ तुम लोगों के सामने। ओके, सो क्या टिल देन इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, और तुम्हारे अभी जो स्कूल में एग्जाम आने वाले हैं तो डेफिनेटली इन क्वेश्चन में से अगर क्वेश्चन आएगा भी नहीं, कम से कम पता तो चल जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करना है। ओके स्टूडेंट्स, सो विशिंग ऑल ऑफ यू वेरी ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।